नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का। देखिए, शुरुआत हम सत्ते पे सत्ता से कर रहे हैं, लेकिन आज एक डिस्क्लेमर है। अगर आपको बजट समझना है, अगर आपको यह देखना है कि इस बजट के फाइन प्रिंट में क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, इस बजट में ऐसी कौन सी खबर है जो शायद आपको कल सुबह के अखबार में भी ना देखने को मिले, तो इस शो को आप जरूर देखें। हमारी टीम ने बजट को जिस तरीके से फिल्टर डाउन किया है, यह आप कहीं नहीं देखेंगे। सत्ते पे सत्ता से शुरुआत करते हैं। 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है। बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा पर विशेष फोकस किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। आज सत्ता का कैलकुलेटर आपकी सैलरी स्लिप के हिसाब से बताएगा कि टैक्स में कितनी छूट मिली है और आपका कितना फायदा या नुकसान हुआ है। यह भी देखिएगा कि प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स पहले से ज्यादा होगा या कम होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। लेकिन बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, इसकी पूरी लिस्ट तैयार है। मोबाइल फोन, चार्जर, सोना, चांदी, ये कई सारी चीजें हैं जिनकी कीमतें कम होने वाली हैं और कई चीजें महंगी भी होने वाली है। पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में आपके सामने होगी। मोदी सरकार के इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए गए हैं। यानी अब की बार बजट में आंध्र और बिहार की बहार है। एनडीए की सीटों में जेडीयू और टीडीपी की सीटों का वजन लगभग 10% है और बजट में हिस्सा मिला है 2%। इस गणित को डिकोड करेंगे। वैसे विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह बजट आम लोगों के लिए नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे आम लोगों की मायूसी वाला बजट बताया है। नेताओं ने बजट का कैसा विश्लेषण किया है, यह भी विस्तार से दिखाएंगे आपको। आज बजट के झटकों से शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुरुआती गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी से रिकवरी भी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। यानी कुल मिलाकर शेयर बाजार बजट से कुछ खास खुश तो नहीं है, मतलब तोपों की सलामी तो नहीं दी गई है। सत्ता के न्यूज मित्रों को नीट परीक्षा वाला अपडेट भी दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज लगभग 24 लाख छात्रों को राहत देते हुए नीट परीक्षा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि नीट यूजी 2024 के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। हालांकि 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं है। आज दिन भर आपने जो शब्द सबसे ज्यादा बार सुना है और जिसके बारे में बात की है, वो है बजट। फ्रांस की गलियों से निकला एक साधारण सा शब्द, बुगेट, आज का बजट बनकर हमारे आर्थिक भविष्य की दिशा तय करता है। फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द का अर्थ होता है छोटा बैग या थैला। यह थैला आमतौर पर वित्तीय दस्तावेजों को रखने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ बुगेट ने अंग्रेजी भाषा में बजट का रूप ले लिया और बात एक सामान्य थैले से आपकी जेब और देश की जेब तक पहुंच गई है। अब बजट भी रेड ब्रीफकेस में नहीं बल्कि रेड आईपैड में आता है। आज सत्ता के बजट विशेषांक में आपको बजट की पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। आज जो बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया है, हमने उसका शाब्दिक विश्लेषण भी किया है। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि बजट भाषण में क्या ट्रेंड कर रहा था। यह एक तरह का वर्ड क्लाउड है। इंटरेस्टिंग। 100 मिनट के बजट भाषण में टैक्स फर्स्ट आया है। यह 134 बार इस्तेमाल हुआ है। विकास 57 बार, रोजगार 34 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 19 बार, इसके अलावा राज्य 16 बार, महिलाएं 13 बार, डिजिटल 11 बार, युवा 10 बार, किसान 10 बार, कृषि 8 बार, शिक्षा 7 बार, प्रधानमंत्री 7 बार, बिहार 5 बार, आंध्र प्रदेश 4 बार, स्वास्थ्य 4 बार, गरीब 3 बार, डिफेंस 2 बार और मिडिल क्लास शब्द का इस्तेमाल भाषण में सिर्फ 1 बार हुआ है। वैसे एक शब्द और है जो इस लिस्ट में नहीं है और वो है गठबंधन। बजट भाषण में इस एक बार भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमने बजट को डिकोड किया वैसे वैसे आप समझेंगे कि बजट भाषण में अदृश्य होते हुए भी गठबंधन शब्द ही सबसे पावरफुल और असरदार रहा है। लेकिन गठबंधन क्यों पावरफुल रहा?
यह समझने से पहले जल्दी से यह समझ लीजिए कि किसको क्या मिला है। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद करने वालों के लिए यह खबर है कि न्यू रिजीम में बदलाव किया गया है। न्यू रिजीम जिससे सालाना 17,500 रुपए की बचत होगी विदाउट सेस इसके ऊपर लगेगा। युवा और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। किसानों से संबंधित योजनाओं के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हेल्थ में सबसे बड़ी खबर यह रही है कि कैंसर की 3 दवाएं सस्ती हुई हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। डिफेंस सेक्टर को सरकार ने करीब 6.21 लाख रुपए दिए हैं और वित्तीय कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर जो है 40 से 35% कर दी गई है। अब उस टैक्स के बारे में बात करते हैं जिस पर सैलरीड क्लास ने सबसे ज्यादा चर्चा की और पूरे दिन गणित लगाया कि उसे कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो कितना हुआ है। टैक्स पर सरकार अब 2 तरीके से काम कर रही है, पहली ओल्ड रिजीम और दूसरी न्यू रिजीम। टैक्स की ओल्ड रिजीम को वित्त मंत्री ने छुआ तक नहीं, नो चेंजेस, बस एक किनारे पर रख दिया। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम को बदल दिया गया जिसके कारण लोगों को थोड़ी बचत भी दिख रही है। अब ध्यान से देखिएगा, न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स इस प्रकार होगा, करीब 3 लाख तक की आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख है तो 5%, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रेजिम किस तरह से लोगों की बचत करा सकता है और कितनी कमाई तक आपको एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस पर मैंने कुछ देर पहले मनी9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से बातचीत की और आपके लिए हमने इस विश्लेषण को तैयार किया। आज आप सभी के मन में एक अंग्रेजी की लाइन होगी, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। मिडिल क्लास ये जानना चाहता है कि टैक्स में कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या बचा क्या गया। मेरे साथ इस वक्त है मनी9 यानी इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म के एडिटर अंशुमन जी। सबसे पहले बताइए, एक मिडिल क्लास के लिए टैक्स में फायदा हुआ, नुकसान हुआ? निशांत, बजट को हमेशा हम 2 हिस्सों में देखते हैं, या तो आपकी बचत को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव, या आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव। टैक्स से कुल हमारा प्रयोजन इतना ही होता है। ये बजट हाल फिलहाल के वर्षों में आए सबसे पेचीदा बजटों में है, जिनमें टैक्स के प्रावधान से सुर्खियां कुछ निकल रही हैं, असर कुछ बिल्कुल दूसरे दिख रहे हैं। और हम इसीलिए आपको विस्तार से ये पूरा नक्शा हमने इसको बना के दिखाया है। सबसे पहली चीज हम बचत देखें, सेविंग्स, जिस पर लगातार यहाँ पे लगा रखा है ये न्यू रिजीम। इसका मतलब सेविंग्स को जब हम कहते हैं, यहाँ पे कोई सेविंग्स प्रमोशन सरकार नहीं करना चाहती। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बचत को कोई प्रोत्साहन नहीं देगी, बचाना आपकी जिम्मेदारी है। टैक्स की रेट हम कम रखेंगे, रियायतें खत्म करेंगे। यह दर्शन 2020 में आया था। 2020 में सरकार ने नई इनकम टैक्स रिजीम शुरू की थी। उस नई रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए 2 छोटे छोटे उपाय किए गए। फायदा या नुकसान अभी हम लोग हिसाब लगाकर समझ लेंगे और थोड़े समय बाद जब लोग इसका फायदा उठाएंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज तो ये कि जो नौकरी पेशा लोग थे उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एक मानक कटौती मिलती है, उसमें 25,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरा जो स्लैब था, उस स्लैब में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी निचले स्तर पर कर दी गई, ऊपर के स्तर पर नहीं की गई। ये 2 बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि पुरानी स्कीम भूल जाइए, हम उस पे किसी तरीके की रियायत नहीं देने जा रहे हैं। इस स्कीम में आइए, यहां जो भी अधिकतम रियायतें उपलब्ध हो पाएंगी वो दी जाएंगी। ये 17,500 रुपए का फायदा बताया जा रहा है। 17,500 रुपए का फायदा अगर आप नौकरी पेशा है तो जी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। और ये जो 1 लाख रुपए की 3 से 6 वाली जो स्लैब लिमिट थी उसको उसमें 7 लाख कर दिया इंक्लूडेड। हाँ, इसमें तो 17,500 रुपए साल का फायदा है। तो 17,500 रुपए साल के हिसाब से मान लीजिए 1100-1200 रुपए के आसपास का महीने का लाभ इनकम टैक्स में आपको इसे दिखाई दे रहा है। जो अभी इसको ये बड़ी रियायत तो कहीं से भी नहीं कही जाएगी, किसी तरह से नहीं कही जाएगी, लेकिन इसके जरिए वित्त मंत्री ने यह जरूर कह दिया कि पुरानी स्कीम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंशुमन सर, मैं अभी इस वक्त ओल्ड रिजीम में हूं, मैं होम लोन भी ले चुका हूं, मैं नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट करता हूं, मैं एटीसी और एटीडी दोनों का फायदा मुझे मिलता है क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं। मैं ओल्ड रिजीम में जाऊं या न्यू रिजीम में जाऊं? आपके लिए आपके पास आप 54
यानी होम लोन हो गया है, 80C सेविंग्स हो गया है और 80D हो गया बाकी खर्चों के ऊपर। तो ये तीनों स्कीमों का फायदा लेने के लिए आपको ओल्ड रिजीम में रहना पड़ेगा। वैसे आप एक आम इंसान को क्या बोलेंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके होम लोन का इंस्टॉलमेंट कितना है, आपका 80C का निवेश कितना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिनके बहुत बड़े किश्तें नहीं हैं वो लोग अब धीमे धीमे नई रिजीम में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि नई रिजीम में रियायत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और यही वित्त मंत्री का प्रोत्साहन भी था इसको लेकर। इसलिए ये बजट बचतों के खाते पे कड़वा है, खाली है, शून्य है, क्योंकि ये जो तीन बड़े हिस्से थे, स्वास्थ्य पर खर्च, भविष्य के लिए बचते और मकान के लिए प्रोत्साहन, इन तीनों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वित्त मंत्री ने जिस तरह से ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बनाई है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बना रही है। वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में यह कहा कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रजीम को चुना है और आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी, यानी आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव संभव है। सुनिए एक बार वित्त मंत्री ने क्या कहा। 7 to 10 lakh rupees. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज यह की गई है कि वो चाहते हैं कि आप टैक्स भरें, और अगर आप टैक्स भरने में देरी भी करते हैं तो आपको पीनलाइज ना किया जाए, आपको डराया ना जाए। आप स्वेच्छा से टैक्स भरने की आदत डालें, जिसको कहा जाता है एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत आपको ये एक बेसिक, अगर कहा जाए एक बेसिक एटिकेट्स और मैनरिज्म, टैक्स मैनरिज्म अपनाने होंगे। ये सरकार कोशिश कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। पिनलाइजेशन नहीं होगा आपका। जब भी आम बजट आता है तो हर आदमी की पहली इच्छा यही जानने की होती है कि आंकड़ों और घोषणाओं के समंदर में हमारे लिए क्या है, इससे हमारे जीवन पर, हमारे किचन पर, हमारी जेब पर क्या असर होने वाला है। सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जिनकी उत्सुकता यह जानने की होगी कि इस बजट की घोषणाओं के लागू होने के बाद क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा, घर चलाना अब आसान होगा या मुश्किल होगा। देखिए, पहले आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बता दें जो सस्ती हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी क्योंकि सरकार ने 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई है। इसमें लिथियम शामिल है। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी गहने सस्ते होंगे। सरकार ने सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करने का ऐलान किया है। मोबाइल फोन और सस्ते हो सकते हैं क्योंकि बजट में मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% कम की गई है। कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होगी। इन दवाओं से भी ड्यूटी हटाई गई है। सरकार ने भारतीय बाजार में बिकने वाले चमड़े के सामान को भी सस्ता किया है। मछली के प्रोडक्ट्स, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, ये सब सस्ते होंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर सेट्स को सस्ता किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो महंगे होंगे। प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। टेलीकॉम के सामान पर भी टेलीकॉम का सामान जो है वो भी महंगा हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी का इंपोर्ट घटाने के लिए आयात शुल्क 10 से 25% तक बढ़ाया गया है। हवाई सफर महंगा होगा, अफसोस। सिगरेट महंगी होगी, वेरी गुड। अब देखिए, न्यूटन का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बजट पर भी प्रतिक्रिया हुई है। इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। ऐसा हम बीच बीच में करते रहेंगे, इसे एक रैंडम सैंपल कह सकते हैं। भाई साहब, जो बजट आना चाहिए वो आया नहीं। जो अगर मान लो जो नीचे कष्ट लोग है, जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे दाल सब्जी, जैसे दाल की दाम बहुत बढ़ गया था, चाहे आटा हो, चावल हो, ये सब चीज़ पे सरकार को इस सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सी फूड सस्ता हो गया, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। पहले किसानों का दवाओं पे बिल्कुल हटा दिया। हाँ, वो हटा दिया, वो अच्छा किया है सर। लेकिन
कुछ कमी रह गई जो कि शायद राजनीतिक दबाव में सरकार या जल्दबाजी में नहीं बना पाई। महिलाओं की अगर बातचीत करें तो पूरे बजट में आपको क्या चीज़ें लगी जो अच्छी लगी? के का दाम बहुत कम हो चुका है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कैंसर मेडिसिन वो उसका जो प्राइस है बहुत कम हुआ है, जिससे बहुत लाभ होगा हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। और वो जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना प्लास्टिक, उसका दाम बढ़ा करके सबसे अच्छा काम किया है। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मेरे भाई को कैंसर हुआ था, सो मैंने बहुत करीब से देखा है कि कितने पेशेंट को चाहिए होता है कैंसर का मेडिसिन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब लोग मेडिसिन ले पाएंगे, अपना इलाज करा पाएंगे, जिससे काफ़ी लोग का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज़ है अच्छी है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी सस्ती हुई है, क्योंकि गोल्ड इज़ इन्वेस्टमेंट। भारत में निवेश के नाम पर आम लोग सोना खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और कुछ वर्षों के बाद घर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने आज घर खरीदने और बेचने पर हो रहे मुनाफे का हिसाब बदल दिया है। अब आपको प्रॉपर्टी बेचने पर सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इंडेक्सेशन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीजें आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं। इंडेक्सेशन में महंगाई दर, प्रॉपर्टी की मरम्मत या इसके डेवलपमेंट में खर्च किए गए पैसे को आधार मानकर टैक्स में छूट मिलती है। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के लिए कि कोई प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, 5 साल बाद आप इसे 20 लाख रुपए में बेचते हैं, तो इस तरह आपका 10 लाख रुपए का मुनाफा या कहें कि कैपिटल गेन हुआ। इस कैपिटल गेन पर LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा देना होगा। इससे पहले की व्यवस्था में सोने पर कैपिटल गेन्स की अवधि 36 महीने थी, प्रॉपर्टी पर एक अलग दर थी और स्टॉक और बॉन्ड्स पर एक अलग व्यवस्था थी। अब दो अवधियां लागू होंगी, 12 महीने का कैपिटल गेन्स स्टॉक और बॉन्ड्स के ऊपर और 24 महीने का गोल्ड और प्रॉपर्टी पर। दोनों जगह, दोनों ही हिस्सों में सरकार ने कैपिटल गेन्स की दरों में भी बदलाव किया है। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स पे निवेश पर कैपिटल गेन्स की टैक्स दर 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दी है, जबकि जो दोनों दूसरे एसेट क्लास हैं, सोना और प्रॉपर्टी, इस पर दर में कमी कर दी है। पर इसे सुनकर आप थोड़ी देर खुश होइए, असली पेंच इसके बाद आता है। सोने और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदने से बेचने के अवधि में उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई के आधार पर, उस लाभ पर वो टैक्स लगाया जाता था। और इस बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों से इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया है। यानी अब जिस बाजार मूल्य पर वो जो बेचा जाएगा 24 महीने बाद, उस पर टैक्स लगेगा। यह बड़ा उथल पुथल है, बड़ा बदलाव है कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, जिसका असर बहुत सारे निवेशों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रॉपर्टी में, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग है और लंबे समय से प्रॉपर्टीज चली आ रही हैं, जिसके वैल्यूएशन को बेचकर वो फायदा कमा रहे थे, उनको निगाह पर में रखने की और टारगेट बनाने की कोशिश की है। इसमें खासतौर से विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टीज की बात शामिल है। आम लोगों और सैलरीड क्लास को बजट से क्या फायदा और नुकसान हुआ, इसे समझने के बाद अब सत्ता के स्टीयरिंग को राजनीति की तरफ मोड़ते हैं, जहां आज काफी रिएक्शन है, लेकिन इसमें ज्यादातर रिएक्शन ऐसे हैं कि वो बहुत स्वाभाविक से दिखते हैं, एक्सपेक्टेड था। विपक्ष के लिए बजट निराशाजनक और गरीब विरोधी रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह बजट बड़े विजन और मिशन वाला है, विकसित भारत की नींव रखने वाला है। लेकिन इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के अलावा बजट के पक्ष और विपक्ष में कुछ कटाक्ष भी हुए हैं। निर्मला सीतारमण के 100 मिनट के बजट भाषण को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ 2 शब्दों में खत्म कर दिया। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया है, जबकि पीएम मोदी ने इस बजट को विकसित भारत की नींव कहा है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मोदी सरकार का नकलची बजट है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में कोई विजन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदगी
का पुलिंदा कह दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विकसित भारत का एक दस्तावेज कहा है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना का नाम दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट कागजों पर अच्छा है। कुल मिलाकर सरकार और उसके मंत्री बजट की तारीफ करते नहीं थके तो विपक्ष विरोध करने में व्यस्त रहा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। वो यही बोल रहे हैं, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल विजन इज देयर। I don't see any light. It is the dark, dark and dark. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. महिलाओं के लिए भी, युवाओं और अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget. Finance ministers dismissed inflation in 10 words. We deplore the casual attitude of the government, and nothing in the budget speech gives us the confidence that the government will seriously tackle the issue of inflation. समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ तरीके से आगे के लिए एक अच्छा सौगात देने का काम वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago, 50% margin over cost. महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। देखिए, बजट पर नेताओं के जो रिएक्शन होते हैं वो बड़े नेचुरल, स्वाभाविक होते हैं। विपक्ष जो है वो हमेशा बजट को निराशाजनक बनाता है और सत्ता पक्ष झोली भर भर के बजट की तारीफ करता है। आज अगर गलती से आप पिछले बजट का रिएक्शन भी सुन लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आज बोला गया है या पुराना है, क्योंकि विपक्ष ने तब भी बजट को बेकार कहा था और आज भी कहा है। ये परंपरा है एक तरीके से। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने तब भी तारीफ की थी और आज भी की है। आज भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया पर राय बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। आप रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि सच बोलने का साहस नेताओं में थोड़ा कम ही पाया जाता है। बजट पर रूटीन राजनीतिक प्रतिक्रिया से अलग अगर सबका ध्यान किसी ऐलान पर रहा तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर जब ऐलान शुरू किया तो इतना वक्त दिया गया कि कुछ देर के लिए तो ये कंफ्यूजन हो गया कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है या पूरे देश का। इसीलिए आज राजनीति की दुनिया में पूरे बजट के मुकाबले आंध्र प्रदेश और बिहार की ज्यादा चर्चा हो। जिस तरह फिल्मों में पुलिस किसी को चारों तरफ से घेर लेती है, उसी तरह बजट की घोषणाओं को भी आंध्र प्रदेश और बिहार ने भी चारों तरफ से घेर लिया। आज राजनीति के गलियारों में संकेत भी गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पकड़ एनडीए की गठबंधन सरकार पर बनी रहेगी और मौजूदा समीकरण में
इस पकड़ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। शायद इसीलिए बजट में इन दोनों सीएम के राज्यों के लिए खुलकर ऐलान हुए हैं। करीब 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी करीब 2% हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों को दिया गया है। बिहार के लिए सड़कों वाली विशेष कृपा रही तो आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए जमकर पैसा दिया गया है। अगर बिहार की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के लिए 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जिनके नाम है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक अतिरिक्त पुल। इसके अलावा भागलपुर के पितरफेंती में करीब 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगेगा। इसमें 21,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गया के औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा। गया को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपाद मंदिर और बोध गया का महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में कई मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल। सिर्फ बिहार ही नहीं, बजट में सरकार ने आंध्र प्रदेश का भी भरपूर ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग अलग विकास करने वाली एजेंसियों के जरिए मदद करेगी। राज्य को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजधानी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता की जाएगी। रायलसीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र को विकसित किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र को फंड मिलेगा। इन सारी योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। अगर एनडीए में सीटों का वजन देखें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर 28 सीटें यानी एनडीए की 293 सीटों में से 10% के करीब है। कुल 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी करीब 2% हिस्सा सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों को दे दिया गया है। शायद इसीलिए राहुल गांधी इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे 2 लोगों के लिए बनाया गया बजट कह रहे हैं। विरोधी कुछ भी बोले लेकिन सरकार के दोनों सहयोगी खुश हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर कोई फिल्म होती तो उसमें आज ये डायलॉग जरूर हुआ होता, आज तो खुश बहुत हो गए थे नायडू और नीतीश कुमार। युवाओं के लिए विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आंध्रा की बात ही है उसके लिए तो बहुत ही खुश हैं हम। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी का नहीं है, बट 5 करोड़ आंध्रा के जो लोग हैं तो उनकी एक खुशी की बात है कि इस तरह का फोकस आज बजट में मिला है। नाम कर देना चाहिए प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। अलायंसेस ने आपसे मांग की थी कि आप उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे, आपने उनको झूठना पकड़ा दिया कि लिए लो आपके लिए 26,000 करोड़ 15,000 करोड़ ये वो फलाना ढिमका, उनको झूठना पकाया गया। लालू यादव आरजेडी जो चिल्ला रहे थे, उन्होंने जब एक किंग मेकर की भूमिका में थे यूपीए सरकार में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने पहले भी 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी जो पैकेज दिया है ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित। बिहार आंध्रा बहुत बार क्योंकि राजनीतिक काम है उनके लिए, राजनीतिक उपयोग के लिए बिहार और आंध्रा के नाम कई बार सुने, लेकिन हमारे देश में तो 28 राज्य है, सिर्फ 2 नहीं। मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि बिहार का जिस तरीके से ध्यान रखा गया। कई हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, बट स्पेशल पैकेज भी आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया,
एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. जो हम लोगों की डिमांड थी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के प्रति विशेष ख्याल रखा। कांग्रेस पार्टी हमेशा बिहार के साथ अन्याय की। आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। क्या कहेंगे ये सब देखने के बाद? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले उनके अरमा। अब क्या बजट में क्या क्या निकले? युवाओं के लिए इस बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं, उसमें भी रोजगार पर बड़ा फोकस था। इस बार युवाओं के लिए की गई 3 बड़ी घोषणाओं और पिछले बार की गई 3 बड़ी घोषणाओं की तुलना करेंगे तो पिक्चर और साफ हो जाएगी। देखिए, इस बार कहा गया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, जिसका इंटेंट स्किल डेवलपमेंट को लेकर है। जबकि साल 2023 में रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी। एक्सक्यूज मी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह की मदद मिलेगी। पिछले साल 47 लाख युवाओं को 3 साल तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। आज 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना का ऐलान सरकार ने किया है ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। पिछले साल बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन्हें समझते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये किस्तें DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद की जाएगी। फिर नंबर 2, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। नंबर 3, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीइंबर्समेंट करेगी। नंबर 4, स्किलिंग। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ा टारगेट है। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का करीब 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इस बार के बजट में एक छोटा सा कूटनीतिक अपडेट भी है। इस बार भारत ने चीन के समर्थक मालदीव की आर्थिक मदद घटा दी है। मालदीव को दिए जाने वाले पैकेज में 370 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे घटाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। जबकि श्रीलंका को दी जाने वाली मदद को 60 करोड़ से बढ़ाकर 245 करोड़ कर दिया गया है। श्रीलंका को दी जाने वाली मदद 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक प्रश्न यह भी है कि महिलाओं के लिए इस बजट में विशेष क्या था? सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। महिला केंद्रित स्किलिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। 20 लाख महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्यों को महिलाओं द्वारा जमीन खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी कम करने को प्रेरित किया जाएगा। शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। देश की महिलाओं को यह बजट कैसा लगा? सरकार से उनकी क्या आशाएं थी? यह बजट उनकी उम्मीदों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है? ये सारे सवाल के जवाब हमारे पास है, लेकिन हूटर जी फिर आ गए हैं।
बहरहाल अभी दीजिए इजाजत और इन रील्स को रिपीट करके देखिए अगर आपको कहीं पर भी कोई शंका है। नमस्कार।